अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है अंबरहीम शम्सी और आप देख रहे हैं प्रोग्राम खबर और तज्ज़िया। और आज की जो बड़ी खबर है कि सुप्रीम कोर्ट ने ताहयात नाअहली का केस यानी कि जो आर्टिकल 62(1)(f) के तहत पार्लियामेंटेरियंस की ताहयात नाअहली ख़त्म कर दी है। और इससे ज़ाहिर है जो असरात हैं इंतखाबी, उस पे भी बात करेंगे। हमें फ़ौरन मालूम है कि इसमें जहांगीर तरीन साहब और नवाज शरीफ साहब जो इसके विक्टिम रहे हैं 62(1)(f) के, उनके लिए इंतखाबी मैदान खुल गया है। इस वक्त मियां नवाज शरीफ की जो कागजात नामजदगी के खिलाफ एक एतराज़ भी उठा था, तो वो मामला भी सेटल हो गया है। दिलचस्प बात यह है कि ज़ाहिर है ये जो केस हम नवाज शरीफ और जहांगीर तरीन की बात कर रहे थे, केस तो किसी और का था, समीउल्लाह बलोच का था। लेकिन और ये जुमे के गुज़िश्ता जो भी जुमा गुजरा है, उस वक्त चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट जस्टिस काजी फाइज ईसा ने कहा था कि फैसला जो शॉर्ट ऑर्डर है वो आज दिया जाएगा, जो आज मिल गया है। और साथ साथ उस वक्त महफूज कर दिया था फैसला। तो अब मेरे साथ मौजूद है मुजम्मिल, सुरवर्दी और आमिर साहब। मुजम्मिल, सबसे पहले तो आपसे बात करना चाहती हूँ। बार बार कहा जा रहा है कि पाकिस्तान मुस्लिम नवाज शरीफ, जहांगीर तरीन, उनके लिए मैदान खुल गया है, ये उनके लिए केस है, या उनके लिए फ़ायदा है। आप समझते हैं कि कुछ चंद लोगों को फ़ायदा है या ये सियासत के लिए अच्छा फैसला है? देखें, फिलहाल तो मेन बेनिफिशरीज नवाज शरीफ और जहांगीर तरीन ही सामने आए हैं। ये जो कानून पार्लियामेंट ने बनाया था, लेकिन ये भी दुरुस्त है कि उनके साथ नाइंसाफी हुई थी और पार्लियामेंट को उस नाइंसाफी को ख़त्म करने के लिए कोई राह तो हमवार करनी चाहिए थी। कब तक नाइंसाफियों पर खामोश रहा जाएगा? जब सब मानते हैं कि वो केसेस गलत थे, जब सब मानते हैं कि वो सजाएं गलत थी, तो फिर उनको ख़त्म करने का रास्ता तो कानून के तहत ही बनाना चाहिए पड़ रहा था ना। मेरे ख्याल में पार्लियामेंट ने बर वक्त एक्ट करके कानून बनाया और उस कानून के ज़रिए वो ये जो नाअहली है वो ख़त्म हुई है। और ये पार्लियामेंट के कानून की वजह से ख़त्म हुई है, ये बात ज़हन में रखनी चाहिए। अदालत ने सिर्फ इतना फैसला किया है कि पार्लियामेंट ने जो कानून बनाया है वो पार्लियामेंट का हक है और पार्लियामेंट का कानून जो है वो अदालती फैसलों पर बालादस्त है। और मैं इस बात को मानता हूँ कि अदालत के पास ना कानून बनाने का इख्तियार है, ना आइन बनाने का इख्तियार है। ये इख्तियार पाकिस्तान की पार्लियामेंट के पास है। जो री राइटिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन या जज मेड लॉज हैं, इन्होंने पाकिस्तान को कोई अच्छा ना निज़ाम इंसाफ दिया है, ना पाकिस्तान की कोई बेहतरी दी है। इसलिए हमें री राइटिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बाय द कोर्ट्स और जज मेड लॉज दोनों से तौबा करनी चाहिए कि इन्होंने पाकिस्तान की कोई खिदमत और पाकिस्तान की कोई फलाह नहीं की है। आज पार्लियामेंट ने इसको रिवर्स किया है, इसको अदलिया ने रिवर्स नहीं किया है। आप ये कैसे, अदलिया रिवर्स करती तो फिर वो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल में 184(3) में अपील का राइट देते फराख दिल्ली के साथ कि हम गलत फैसलों पर अपील सुनने के लिए तैयार हैं। लेकिन अब अदलिया अपने गलत फैसलों के खिलाफ भी अपील सुनने के लिए तैयार नहीं है और वो कहती है कि मेरे गलत फैसलों को भी माना जाए। इसलिए ये पार्लियामेंट ने रास्ता निकाला, क्योंकि अदलिया से रास्ता निकलना मुश्किल था। पार्लियामेंट के फैसले बालादस्त हैं अदालत पर और ये होने ठीक है, ये होने भी चाहिए। आमिर साहब, जो मुजम्मिल बात कर रहे हैं, यानी कि जो पार्लियामान ने कानून साजी की थी उसकी तौसी की है सुप्रीम कोर्ट ने। 7 रुकनी बेंच था, उसमें एक जज जस्टिस याया अफरीदी ने इख्तलाफी नोट भी पेश किया है, उन्होंने इख्तलाफ किया है। क्या आप समझते हैं कि इससे वो डिबेट भी सेटल हो गई है? ताहयात नाअहली की तो बात अलग है, वो डिबेट भी सेटल हो गई है कि किसको हक है कानून साजी का, आइन में तरमीम करने का? एब्सोल्युटली अंबर, एंड आई थिंक कि इसका बुनियादी नुक्ता ये है। मुजम्मिल को मेरी बात बिल्कुल नहीं अच्छी लगेगी, लेकिन मुझे उनसे मुकम्मल तौर पर इत्तेफाक है इस बात पर, ठीक है। मैं बिल्कुल उनसे इख्तलाफ भी कर रहा हूँ इस चीज़ के ऊपर। ये कोर नुक्ता था। ये जैसे ये फैसला आया, मैंने जल्दी से चंद अखबारात की और TV चैनल्स की वेबसाइट से देखी, मरा मुझे देख के ये हैरानगी हुई। उनमें से कुछ ने लिखा हुआ था कि जी नवाज शरीफ और जहांगीर तरीन की नाअहली ख़त्म, जबकि ये एक बुनियादी नुक्ता नहीं था। ये केसेस के बारे में नहीं था कि फ़लाँ को नाअहल रखा जाए ताहयात और फ़लाँ को ना रखा जाए। ये बुनियादी चीज़ थी कि कानून बनाने का इख्तियार किसके पास है, और अगर वो जो बाइख्तियार इदारा है पार्लियामेंट है पाकिस्तान की, अगर वो कोई कानून बनाती है तो क्या अदालत उसको ओवरराइड कर सकती है?
और देखें, ये नहीं हमें भूलना चाहिए कि इसके अंदर जो कानून बनने से पहले किस तरह से अगर एक पार्लियामेंट एक रिटन लॉ नहीं बनाती है और उसकी सिर्फ अदालतों के ऊपर छोड़ देती है कि वो किस तरह से उसका नफाज करे, तो उसे होता क्या है। हमने देखा कि जिस जज साहब ने ताहियात नाअहली की एक केस के अंदर, दूसरे केस के अंदर उन्होंने कहा कि जी ये तो बड़ा जुल्म है, अपने ही फैसले को उन्होंने उनको एक जुल्म करार देना पड़ा। सो इसीलिए बेहतर ये है। और फिर इस फैसले की जो इस हेयरिंग के अंदर चीफ जस्टिस साहब के भी ये रिमार्क थे कि किस तरह से चंद लोग जो हैं वो 300 मुंतखब नुमाइंदों की विल को ओवरराइड कर सकते हैं। सो इट इज़ अबाउट द विल ऑफ द पीपल। इन पार्लियामेंट जो होती है वो लोगों की मर्जी का एक महफूज होता है और वो उनकी मर्जी के मुताबिक एक्ट करती है। सियासत इसी तरह से आगे चलती है, जमहूरियत इसी तरह से आगे चलती है। सो मेरा ख्याल है कि ये एक बड़ा फार रीचिंग फैसला है और इसका जो बेसिक फोकस है वो ये है कि कानून साजी का इख्तियार जो है वो चंद जजों के हाथ में होना चाहिए, जो कि दुनिया में कहीं नहीं होता, या वो अवाम के मुंतखब नुमाइंदों के हाथ में होना चाहिए। इसलिए मैं इसको बहुत ही ज़्यादा अहम फैसला समझता हूँ, कतई नज़र के इसका फायदा किसको और किससे नहीं हुआ। अच्छा मुजम्मिल, देर आए दुरुस्त आए, जहांगीर तरीन साहब ने एक इंटरव्यू में कहा था कि उनको ताहयात उनकी नाअहली इसलिए हुई थी क्योंकि तवाज़ुन रखना था। ज़ाहिर है, एक मैं कहूँगी आपको अब एक सियासतदानों में इत्तफाक राय, चाहे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हो, पाकिस्तान मुस्लिम नवाज, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हो, कि इत्तफाक राय तो मिलता है ना कि ये नाइंसाफ़ी है, ताहयात नाअहली इसको नहीं होना चाहिए। तो आप समझते हैं कि देर हो गई है या ठीक है, गुजर गया वक्त? नहीं, पीटीआई तो आज भी कॉन्टेस्ट कर रही थी कि ये होनी चाहिए ताहयात नाअहली। उन्होंने कौन सा अदालत में आके सपोर्ट किया है कि ये नाअहली नहीं होनी चाहिए और ये पार्लियामेंट का ये कानून ठीक है। वो तो आज भी इस चक्कर में थे कि ये रहे नाअहली, क्योंकि उनकी मुझे तो एक ही बात समझ आई है कि लेवल प्लेइंग फील्ड की डेफिनेशन यही है कि नवाज शरीफ नाअहल रहे। जो ही नवाज शरीफ मैदान में आएगा लेवल प्लेइंग फील्ड खराब हो जाती है। इससे ज्यादा तो कोई तब्दीली नहीं आई 2018 से। अब के नवाज शरीफ नाअहल से अहल हो गया है और लेवल प्लेइंग फील्ड खराब हो गई है। अगर नवाज शरीफ नाअहल रहे तो इनके लिए लेवल प्लेइंग फील्ड है। वो 2002 में नहीं था, वो 2008 में नहीं था, वो 2018 में नहीं था। पिछले 21 साल में 3 इलेक्शंस में आपने उसको नाअहल रखा है, एक में अहल रखा है। ये अब लड़ने देते हैं। जब आप उसको नाअहल करते हैं सबको लेवल प्लेइंग फील्ड नजर आने लग जाती। ठीक है आमिर साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उनको तो सपोर्ट करना चाहिए ना? एब्सोल्युटली। देखें, कोई वजह नहीं है कि वो ना सपोर्ट करें, बट लेट मी टेक यू बैक अ लिटिल बिट। जब ये फैसला जहांगीर तरीन साहब की नाअहली का फैसला आया था तो उन्होंने एक ट्वीट किया था, अगर आपको याद हो, कि अ नाइट शैल फॉल सो द किंग मे लिव, कि उनका एक शाहसवार जो है वो तो गिर सकता है ताकि बादशाह सलामत जो है वो अपनी जगह पर कायम रखें। अब इसमें आपको कहीं पे कानून नजर आता है? इसमें सिर्फ और सिर्फ आपको पॉलिटिकल एक्सपीडियंसी नजर आती है। यानी कि उस वक्त जब ये फैसला किया गया था तो तहरीक इंसाफ को खुद भी मालूम था कि ये सियासी बुनियादों के ऊपर ये फैसला किया गया है और वो बैलेंस जिसका आपने जिक्र किया अंबर, वही बैलेंस मेंटेन करने के लिए उन्होंने शाह को जिंदा रखने के लिए, अपने मनपसंद शाह को जिंदा रखने के लिए एक शाहसवार को नीचे गिरा दिया। कुर्बानी दे दी। ठीक है, कुर्बानी, क्योंकि वक्त हमारे पास खत्म हो गया है इस सेगमेंट का। हम लेवल प्लेइंग फील्ड पे मजीद बात करेंगे। नवाज शरीफ को तो मिल गया है लेवल प्लेइंग फील्ड, लेकिन क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को लेवल प्लेइंग फील्ड मिला है? अदालत में के बारे में और अदालत में मजीद बात हुई थी। लेते हैं छोटी सी ब्रेक, स्टे विद अस। लेवल प्लेइंग फील्ड के हवाले से सुप्रीम कोर्ट में केस की समाअत। एक तरफ चीफ जस्टिस ने कहा कि अगर हम रोज इलेक्शन कमीशन को अदालत में ही बुलाते रहेंगे और मुकदमात में उलझाए रखेंगे तो वो इलेक्शन कैसे कराएंगे।
दूसरी तरफ इलेक्शन कमीशन के जवाब के बाद क्या तहरीक इंसाफ के पास उसका कोई जवाब मौजूद है? क्या लेवल प्लेइंग फील्ड के हवाले से जो एतराज़ात तहरीक इंसाफ के हैं, क्या वो अदालत को मुतमईन कर पा रहे हैं? अब तो समाअत 15 जनवरी तक मुलतवी हो गई है, लेकिन क्या तौहीन जो लेवल प्लेइंग फील्ड है सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर, उसकी कोई तौहीन हुई भी है या नहीं हुई है? कोई, क्योंकि चीफ जस्टिस बार बार पूछ रहे थे कि आप बताएं कोई जवाब, कोई लेवल प्लेइंग फील्ड में क्या चाहिए। तो इस पर आज बात करेंगे। कुछ आग के दरिया की भी बात है, कुछ दूध और शहद की नहरों की भी बात करेंगे। मेरे साथ मौजूद है आमिर अहमद खान साहब और अंबर शमसी। आमिर साहब, लेवल प्लेइंग फील्ड के जो एतराज़ात हैं तहरीक इंसाफ के, आपको लगा कि वो सुप्रीम कोर्ट को मुतमईन कर सके हैं कि उनको लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रही? देखिए, वो मुज़म्मिल जो अभी तक नज़र आया ना सारे मुकदमे की कार्रवाई में, उसमें तो ये है कि वो पीटीआई को खुद भी नहीं पता कि जब वो लेवल प्लेइंग फील्ड कहती है तो उससे उसका मतलब क्या है। वो उसको कानूनी ज़बान के अंदर जिस स्पेसिफिसिटी के साथ उसको बयान करना चाहिए कि जब वो कहती है कि लेवल प्लेइंग फील्ड हमें नहीं दी जा रही, तो उससे उसका मतलब क्या है। और यही वजह है कि बार बार अदालत को पीटीआई के वकला को टोकना पड़ा, उनसे कहना रखा कि बराए मेहरबानी आप हमें ये तो बता दें कि आपको किस चीज़ के ऊपर एतराज़ है। आपने कहा कि तौहीन अदालत की मुर्तकिब हुई है इलेक्शन कमीशन, उसके ऊपर हमने नोटिस जारी कर दिया, उन्होंने एक बड़ी मुफस्सल रिपोर्ट जो है वो जारी कर दी है। अब आप हमें ये बताएं कि उस रिपोर्ट के कौन से नुक्ते के ऊपर आपको एतराज़ है, हमें तहरीरी तौर पर बताएं कि उन्होंने ये बात सही नहीं की, ये बात सही नहीं की। लेकिन उसके जवाब में वो हमें तो कुछ मकालमे, अभी आपने आग के दरिया की दूध और शहद की नहरों का तो जिक्र नहीं किया, लेकिन आग के दरिया और क़यामत के समा का जिक्र हमने ज़रूर सुना पीटीआई के वकला से। तो मैं नहीं समझता हूँ कि अभी तक वो कोई भी एक ऐसी चीज़ सामने ला सके हैं जिससे वो जिस ज़बान में और जिन अल्फाज के अंदर अदालत एतराज़ात सुनना चाहती है ताकि वो कानून के दायरे में रह कर उनके बारे में फ़ैसला कर सके, वो उनके सामने जो है वो पेश कर सकें। आपने नोट किया होगा कि एक जगह पर उन्होंने कहा कि जी सारी दुनिया ने देखा है, तो उस पर अदालत ने कहा कि देखें, दुनिया देखे या ना देखे हमें से कोई गर्ज नहीं है, हम तो तब वो देखते हैं जो चीज़ हमारे सामने लाई जाए और इन राइटिंग लाई जाए। कानून का काम, कानूनी कार्रवाई तो इसी तरह से होती है। तो मैं समझता हूँ मुज़म्मिल साहब कि ठीक है, ये इसमें ये कहना तो बिल्कुल ही सरासर गलत होगा ना कि तहरीक इंसाफ के लिए बिल्कुल खुला मैदान है और किसी किस्म की उनके ऊपर कदगन नहीं है। आखिर एक सियासी जमात जिसने एक बाकायदा बगावत उकसाने की कोशिश की है फौज के अंदर और एक ऐसे इदारे के अंदर जिसका पाकिस्तान की सियासत के ऊपर बड़ा असर रसूख भी है, तो भैया हकीकत ये है कि फिर वो ये उम्मीद नहीं रख सकती कि बिल्कुल ही उसके लिए खुला मैदान छोड़ा जाएगा। लेकिन जहाँ स्पेसिफिकली उसको तंग किया जा रहा है, रोका जा रहा है, इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स के फैसले बहुत अहम है इस मामले के अंदर कि बड़ा शोर मचा रिटर्निंग अफसर हैं, वो उनके कैंडिडेट्स को मुस्तरद किए जा रहे हैं और कभी 90% कहा गया, कभी ज़्यादातर कहा गया, कभी अक्सरियत का लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया। लेकिन हमने देखा कि किस तरह से धड़ाधड़ इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स में रिटर्निंग ऑफिसर्स के एतराज़ात को मुस्तरद करते हुए उनके कागजात नामजदगी जो है वो मंजूर किए गए। सो मैं नहीं समझता हूँ जी कि इसके अंदर ये जो फेज़ था ना इलेक्शन के एक प्रोसेस का, जिसके अंदर आप नॉमिनेशन पेपर फाइल करते हैं, फिर उनकी स्क्रूटनी होती है, अब इस लड़ाई को पीटीआई छोड़े, इन तेलों में से वो ज़्यादा तेल नहीं निकाल सकती है और अब आगे बढ़े, क्योंकि अब असल मरहले तो आगे आने वाले। जी हुई अंबर, वो देखें, कागज छीनने वाले भी साबित नहीं हुए, क्योंकि अगर छीने जाते तो जमा ही ना होते, जमा ही ना होते तो फिर मुस्तरद कैसे होते, मुस्तरद ना हुए होते तो फिर 90% मुस्तरद होते। आपको क्या लगता है, 90% छीन लिए गए थे, 90% मुस्तरद हो गए थे, इलेक्शन कमीशन की रिपोर्ट झूठ है, या तहरीक इंसाफ के वकला अपना केस साबित नहीं कर पा रहे? मुज़म्मिल, मैं तो समझती हूँ कि लगता ऐसा ही है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपना सबक नहीं सीखा। इसलिए नहीं सीखा क्योंकि जिस किस्म की कैंपेन्स वो चलाते हैं वो बहुत कामयाब होती हैं। अब देखिए, जो लेवल प्लेइंग फील्ड का मामला है, जो कागजात नामजदगी उनको नहीं जमा करवाए दिए जाने का मामला है, या जो हिरासा किए जाने का मामला है,
उस पे सोशल मीडिया पे बहुत कामयाबी से उनके जो सपोर्टर वोटर हैं वो अभी भी यकीन करेंगे, इसके बावजूद आज की कार्रवाई, उससे पहले जो कार्रवाई हुई थी उसमें इससे कतई नज़र कि लतीफ़ खोसा साहब ने ठोस सबूत पेश किए या नहीं किए, सोशल मीडिया पे बहुत कामयाबी से चलाई गई। ये जो 40-40 मिनट की, घंटे की सुप्रीम कोर्ट की लाइव प्रोसीडिंग्स है, आप और मैं शायद थोड़ी बहुत देख लें, लेकिन उनके वोटर सपोर्टर नहीं देखेंगे। वो यही कहेंगे कि ये लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं उनको मुयस्सर है। हम उनको 70%, 6% कैंडिडेट के जो 76% जो नॉमिनेशन पेपर्स एक्सेप्ट किए हैं और अभी भी जो एक्सेप्ट हो रहे हैं, ये ख्याल रखा जाए कि चाहे ज़ैन कुरैशी हो, शाह महमूद कुरैशी हो या हलीम आदिल शेख हो, बड़े बड़े कुछ लीडर्स हैं, उनके नॉमिनेशन पेपर्स एक्सेप्ट हो गए हैं। आरओ ने रिजेक्ट किए थे और ट्राइब्यूनल में एक्सेप्ट हो गए हैं। उससे भी फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि वो बयानबाजी बन गई है। दूसरा मौका भी मिलेगा, ये जो बैक एंड फोर्थ हो रहा था लतीफ़ खोसा साहब और चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा के दरमियान, आप देखेंगे किस तरीके से चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा के खिलाफ ट्रेंड्स भी सोशल मीडिया पे चलाए जा रहे हैं। तो मैं कहूँगी कि ये एक जो ये टेक्निक है, ये जो तरीकाकार है, जिसमें एक अदालत में क्या सबूत है और क्या पेश करना चाहिए उससे फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि कामयाबी से उन्होंने अपना बयानिया बना लिया है। और इससे आपको याद होगा अभी भी जो 2014 का धरना है और 2013 के इंतखाबात के हवाले से, मुनज़्ज़म रिगिंग के हवाले से जो बयानिया बनाया गया था और धरना दिया गया था और फिर उस पर कमीशन बना था, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ा कि कमीशन की जो फाइंडिंग्स थी वो ये कहती थी कि मुनज़्ज़म धांधली नहीं हुई थी, कुछ हल्के थे जिसमें इरेगुलरिटीज़ थी, कुछ मामलात थे ऐसे। तो मैं कहूँगी कि सबक इसीलिए नहीं सीखा क्योंकि जो 2014 में तरीक़ाकार था वो अभी दोबारा से रिपीट हो रहा है इस मामले में। और मैं थोड़ी सी मायूस भी हुई हूँ इसलिए क्योंकि ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ कुछ नाइंसाफियाँ नहीं हुई। मैं तो ये कहती हूँ वो आइसोलेटेड इंसिडेंट्स हुए हो, इट डजंट मैटर। उनकी जमात और लीडरान पर कुछ ज़्यादतियाँ हुई हैं। अगर वो ऑर्गेनाइज्ड होते हैं खुद सबूत पेश करने में, उनको ज़रूरत पेश आती कि वो सबूत पेश करें, तो ये अच्छा मौका था। लेकिन इससे यही साबित होता है कि वो सबक नहीं सीखते और वो सिर्फ अपने वोटर सपोर्टर को कन्विंस करने को और बाहर की दुनिया को दिखाना चाहते हैं। इसका ये नहीं मतलब कि वो दिलचस्पी रखते हैं कि जो असल हक़ाइक़ हैं वो उसको तहकीकात करें और सबूत के साथ पेश करें। यही हमें नज़र आया और मेरी मायूसी इसी वजह से है। देखिए अंबर, मैं समझता हूँ कि उन्होंने अपना टारगेट अचीव किया। वो पहली बात यह है कि मैं ये समझता हूं कि वो रियासत को दबाव में रखती हैं। एक बयानिए के जरिए अपनी ताकत, उनके पास एक वेपन मौजूद है सोशल मीडिया का, और आप जैसे लोग जो उससे मुतासर होते हैं और फिर वो उसके जवाब में कहते हैं कि जब हम ये तो मानते हैं कि ज्यादती हुई है। देखे ना, मतलब मैं इस मुल्क में पहली दफा हो रहा है जहां इस मुल्क में एक बेटे से तनख्वाह ना लेने पर हमने वजीर आजम नाअहल कर दिया, वहां हम मफरूर और इश्तिहारियों के कागजात नामजदगी मंजूर कर रहे हैं। वो लोग जो खुद को कानून के सामने सरेंडर करने के लिए तैयार नहीं हैं, उनके नामालूम मुकाम से वो मौजूद हैं, उनके कागजात नामजदगी मंजूर हो रहे हैं। मतलब इस मुल्क में इससे ज्यादा सहूलतकारी क्या हो सकती है? मैं ये मानता हूं कि किसी को जेल से इलेक्शन लड़ने की इजाजत है, अगर उसको सजा नहीं हुई और अगर उसे कानून ने गिरफ्तार भी किया है तो वो इलेक्शन लड़ सकता है जब तक वो कन्विक्ट ना हो। लेकिन ये तो मेरे वहमो गुमान में भी नहीं था कि एक आदमी जो मफरूर और इश्तिहारी है और जो नामालूम मुकाम पर मौजूद है वो वहां से भी इलेक्शन लड़ सकता है और वो अपने कागजात नामजदगी जमा करा सकता है नामालूम मुकाम से, और मफरूर और इश्तिहारी होते हुए उसके कागज जो है वो रिटर्निंग अफसर कबूल भी कर रहा होगा। ट्रिब्यूनल रिटर्निंग अफसर को डांट रहा होगा कि तुमने इश्तिहारी और मफरूर के कागज रिजेक्ट कैसे कर दिए। देखिए ना, कोई जुल्फी बुखारी लंदन बैठा है, कोई तुर्की बैठा है, कोई कहीं बैठा है और वो पाकिस्तान आने को तैयार नहीं, अपनी जमानत लेने को भी तैयार नहीं, लेकिन उनके कागज मंजूर हो रहे हैं।
ये तो ऐसा तो कभी भी नहीं हुआ। पाकिस्तान के कानून का इतना मजाक तो कभी भी नहीं बना जितना इस बार ये ट्रिब्यूनल्स में जो लूट सेल लगी है कागजात मंजूर होने की हाई कोर्ट ट्रिब्यूनल्स में, इसकी तो कोई मिसाल ही नहीं मिलती कि आपने मफरूरों और इश्तिहारियों के कागजात भी कबूल कर लिए हैं इस दबाव में रियासत में आकर, और जजों ने कि चलें जी इलेक्शन लड़ने की इजाजत दे दें। भी क्यों दे दें? जो बंदा कानून के सामने सरेंडर नहीं करने को तैयार, उसको इलेक्शन लड़ने की इजाजत दे दे कि वो कल को कानून बनाने के लिए पहुंच जाए। तो मैं ये समझता हूं कि ये पाकिस्तान की रियासत के साथ एक दफा फिर जुल्म हुआ है। हमने जो कागज मफरूरों और इश्तिहारियों के रिजेक्ट किए, उन्होंने कानून के सामने सरेंडर नहीं किया, लेकिन अपने कागज हमारे उन दोस्तों की मेहरबानी की वजह से मंजूर करा लिए जो इस सोशल मीडिया के प्रोपेगेंडा के असर में आ जाते हैं कि 90% कागज रिजेक्ट हो गए, छीने गए। एक वाकया छीने जाने का नहीं साबित हो सका। खुद ही मतलब मुझे अब कई दोस्तों ने बताया है कि ये ड्रामेटाइज किया गया है छीनने को भी, कि खुद ही बंदा भेजा, उसकी शक्ल ना आए, कैमरा सेट किया, छीन के दिखाया और वीडियोस अपलोड की गई हैं। तो ये जो रियासत के साथ जुल्म हो रहा है, ये एक जमात ने अपना सोशल मीडिया के जरिए, मुझे नहीं समझ आती कि रियासत सरेंडर करेगी या जमात सरेंडर करेगी। बहरहाल ये एक खतरनाक सूरत हाल है। क्यों आमिर साहब? मैं मुज़म्मिल, वेदर आई एग्री विद यू और नॉट, मैं समझता हूँ कि I don't want you to agree with me. I love when you disagree with me. नहीं, देखिए उसे कहते नजर, ठीक है कि मैं एक बात है ना, मैं वो अब आप फैसला करेंगे कि मैं आपसे इत्तेफाक कर रहा हूँ या इख्तलाफ कर रहा हूँ कि एक ऐसे मुल्क के अंदर जहाँ पर एक एक चीज़ की वीडियो बन जाती है, वो सामने आ जाती है, वो मीडिया तक पहुँच जाती है। बेशुमार वीडियोज़ हमने ऐसी देखी हैं सोशल मीडिया के ऊपर जो कि सरीहन कानून नाफिज करने वाले इदारों के ख़िलाफ़ जारी होती हैं, सारी वो भी मंजर आम के ऊपर आती हैं। तो मैं सिर्फ इन हालात को, और पाकिस्तान में जिस तरह से मीडिया फैला हुआ है, 25, 30, 40 न्यूज़ चैनल्स हैं यहाँ पर, हर किसी को नई नई खबरों की तलाश है। ऐसे माहौल के अंदर अगर पाकिस्तान के 100 ज़िलों के अंदर या 4 सूबों के अंदर जा रहे हैं लोग अपने कागजात नामजदगी दाखिल कराने, और जगह जगह छीना झपटी हो रही है और उनको रोका जा रहा है, और उसके बाकायदा इंडिपेंडेंट के PTI जो है वो क्या वीडियोस पेश करती है और क्या नहीं पेश करती है, या कोई भी एक जमात, पीपल्स पार्टी या PMLN कुछ वीडियोस पेश करती है या नहीं करती है, वो इंडिपेंडेंटली उसके इतना एविडेंस उसका इकट्ठा हो जाना था जो हमें होता हुआ नज़र नहीं आया और जो हमने नहीं देखा। लेकिन ये सारी बातें अपनी जगह पे, देखें हर तरफ से एब्सोल्युटली PTI की पॉलिसी है कि जहाँ से उसको अपनी मर्जी के फैसले की तवक्को ना हो, चाहे वो कोई रियासती इदारा हो, चाहे वो अदालतें हों, चाहे वो उसके अपने ही पॉलिटिकल एलाइज हों, वो उनके खिलाफ पहले सोशल मीडिया के ऊपर एक कैंपेन शुरू करती है और उसके बाद जो है वो मैदान में उतरती है, या कभी कभी नहीं भी उतरती, ये सोशल मीडिया तक ही कैंपेन करती है। उसे कतई नज़र मुझे मैं समझता हूँ कि आगे भी चलना चाहिए। ये इलेक्शन कमीशन और इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स के बारे में ये जो हम आजकल बात कर रहे हैं कि जी कैसे लूट से लग गई है वहाँ पे कागजात कबूल होने की, मैं समझता हूँ कि इतने दबाव के अंदर या इतने एक कंट्रोवर्शियल माहौल में अगर एक इतनी बड़ी एक्सरसाइज, जिसको जंग के बाद सबसे बड़ी एक्सरसाइज कहते हैं ना किसी भी मुल्क के लिए, वो हो रही है, तो उसके अंदर बहुत सारी ऐसी चीज़ें हो सकती हैं, मुमकिन है। तो थोड़ा सा आगे चलना चाहिए। मैं समझता हूँ कि ये मरहला गुजर गया। PTI ने अगर स्कोरिंग की है अपने हिमायतियों के बीच में, तो मैं ये मानने को तैयार नहीं हूँ कि कोई नीम संजीदा शख्स भी जो कि खबरों पर नज़र रखता है, जो हालात हाज़िरा पर नज़र रखता है, वो भी उससे बड़ी हद तक, बहुत ज़्यादा हद तक मुतासिर हो गया होगा प्रोपेगेंडा से। सो आई थिंक कि अब आगे बढ़ने की ज़रूरत है। अभी और भी अगले भी मराहल बाकी हैं, अभी उम्मीदवारों के नाम सामने आ रहे हैं, उसमें वैसे ही सच का सच और झूठ का झूठ सामने आ जाएगा। अभी तो हमें ये पता चल रहा है ना कि 90% उनकी जो टॉप लीडर्स, पहले 90% पूरे कैंडिडेट्स थे, फिर कहा गया जी 90% टॉप लीडरशिप। अब पता चल रहा है कि इलेक्शन ट्रिब्यूनल में उनकी टॉप लीडरशिप के कागजात भी एक्सेप्ट हो गए। तो ये तो दूध का दूध पानी का पानी अगले 2 दिनों के अंदर हो जाएगा। सो मेरे ख्याल है इन सारी चीज़ों को जो हुआ सो हुआ, पीछे छोड़ें, अब आगे चलें और देखें कि अगले महीने के अंदर क्या होता है। 1 माह तो बाकी है अब इलेक्शन। अंबर वो कहते हैं हम आग के दरिया से गुजर रहे हैं और हमें बताया गया है कि ये इन्नमल अमालु बिन्नियात, अगर अमल अच्छे होंगे तो दूध और शहद के नहरें और दरिया मिलेंगी, और अगर अमल बुरे होंगे तो फिर तो आग में ही फेंका जाएगा। आपको अमलों का नतीजा लगता है या कुछ वाकई जुल्म हो रहा है?
देखिए एक एक कॉन्टेक्स्ट ऑफ तवाज़ुन, सादा सवाल किया आमिर साहब, आप हंसने लग गए। सादा सा सवाल किया मैंने, तो बचपन से पढ़ा ये मैंने, मुझे बताया गया, मैंने तो उसकी रोशनी में सवाल कर लिया। प्रोग्राम से थोड़ी देर पहले। जी कैरी ऑन। मैं अब इसका अब मैं कैसे जवाब दे सकती हूँ मुज़म्मिल? अब आमिर साहब ने भी इसको मुकम्मल तौर पर, जो संजीदगी से मैं ले भी नहीं रही थी, और आमिर साहब ने भी काम तमाम कर दिया है। देखिए, आग का दरिया मैं बताती हूँ कि कौन गुजर रहा है। आग का दरिया, अगर हम कॉन्टेक्स्ट और तवाज़ुन की बात करें, बीएनपी, और बीएनपी भी, मैं बीएनपी मेंगल की या बलूचिस्तान नेशनल पार्टी की बात नहीं कर रही, मैं बात कर रही हूँ बांग्लादेश की, जहां इंतखाबात अभी हुए हैं, और इस वक्त, और उस वक्त आप देखें कि वो अपोजिशन पार्टी, उन्होंने अपना इलेक्शन बॉयकॉट भी किया। आप, ये एक सबक हमारे लिए भी है ये और मेरे ख्याल में कि अगर हम उससे मवाजना करें तो कदरे बेहतर हम कह सकते हैं आग तो नहीं, शायद हल्की आंच हो, हल्की आंच ही कह सकते हैं। आजकल गैस वैसी कम आ रही है। शेख हसीना जीत गई अक्सरियती राय से। जी, दम पे थोड़ा हल्का हल्का रखा हुआ है, बिल्कुल। तो आप देख ले, उन्होंने बॉयकॉट किया। वहां जो गिरफ्तारियां हुई उनका हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ मवाजना ही नहीं कर सकते किस हद तक गिरफ्तारियां हुई। वहां वोटर टर्नआउट आधा रह गया, क्योंकि बॉयकॉट भी हुआ, लोगों को उम्मीद भी नहीं थी, उनको पता था कि कौन आएगा। आप ये पाकिस्तान में कम से कम हम ये तो कह सकते हैं कि हालात नाजुक हैं, लोग सवाल पूछते हैं कि इंतखाबात होंगे या नहीं होंगे, लेकिन हम ये तो कह सकते हैं कि हम अभी भी यकीन से तो नहीं कह सकते नताइज क्या होंगे। हम पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की बात करते हैं कि वो एस्टैब्लिशमेंट के साथ ताल्लुकात है, डील हो गई, फ्रंट रनर है, लेकिन वहां भी मसाइल है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, जिसको कहा जा रहा था कि उनको दीवार से लगाया जा रहा है, वो खुद कह रहे थे लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है, वो भी ऐसे इत्तेहाद कर रहे हैं, वो भी कोशिश कर रहे हैं, रैलीज कर रहे हैं। तो एक मैं कहूंगी कि आग की दरिया वहां है बांग्लादेश में, यहाँ हल्की आंच है। बहरहाल मुझे तो हल्की आंच भी नहीं लगती है, मुझे तो यहाँ मजे और लूट से लगती है अंबर। और मुझे लगता है कि हम तो यहाँ, मेरा मतलब है कि सही मुल्जिमों को भी पकड़ नहीं सके, और मफरूरों और इश्तिहारियों को भी हमने इन इंतखाबात में लड़ने की मौका दे दिया है। इससे ज्यादा तो क्या लूट से लगाएं। मुज़म्मिल, फिर मैं कहूंगी कि ये रियासत की कमजोरी, अगर वो कानून नाफिज नहीं कर पाते या काउंटर नैरेटिव बिल्कुल मैं समझता हूँ रियासत की नहीं, आवाम पर नहीं छोड़ते। नहीं, कानून की अमलदारी जो है वो रियासत के कानून नाफज करने वाले इदारों का काम है। अगर आवाम ने कानून नाफज करना शुरू कर दिया तो फिर लॉलेसनेस होगी। मैं आपकी इस बात से नहीं मुत्तफिक के आवाम पर छोड़ते हैं। जो कानून की अमलदारी है वो कानून नाफज करने वाले इदारों की जिम्मेदारी है, वो आवाम की नहीं है। बहरहाल मुझे ब्रेक लेनी है, ब्रेक से वापस तो फिर शुरू। प्रोग्राम खबर और तजिया में एक बार फिर खुशामदीद नाजरीन। ये सारे झगड़े, ये सारी कशमकश, ये तो अभी और महीना चलेगी, क्योंकि अब इलेक्शन का अमल मुसलसल आगे बढ़ता हुआ अपने आखिरी मराहल की तरफ रवा दवा है। जो एतराज़ात होने थे डिलिमिटेशंस के ऊपर, वो भी हो गए। कागजात नामजदगी मुस्तरद होंगे या कबूल होंगे, हो गए। अगला मरहला अब अपनी सियासी जमातों के अपने उम्मीदवारों की हतमी फहरिस्त जारी करने का है, और इसमें सबको मुश्किल पड़ती हुई नज़र आ रही है। तहरीक इंसाफ के अंदर से भी हमने इख्तलाफी आवाज़ें उठते देखी। इंसाफ लॉयर्स फोरम के सदर जो है, उनका ये कहना है कि हमें यकीन दहानी कराई गई थी कि वकला को, क्योंकि वो उनके राय में वकला तहरीक के लिए तहरीक चलाने में सबसे आगे थे, इसलिए ज़्यादातर टिकटें वकला में दी जाएंगी, जबकि वो साबिक पार्लियामेंटेरियंस को दी जा रही हैं। और उन्होंने कहा कि हतमी फहरिस्त सामने आते ही वो अपने लाया अमल का ऐलान करेंगे। लेकिन तहरीक इंसाफ इस मुश्किल में अकेली नहीं है। कुछ मुश्किलात PMLN में भी हम देख रहे हैं। इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियंस, यहाँ तक कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हालात भी अभी तक हमने कोई मुख्तलिफ इससे नहीं देखे। तो क्या वजह है कि इन इंतखाबात में निस्बतन ज़्यादा मुश्किलात सियासी जमातों को दरपेश हैं अपने कैंडिडेट्स के नाम फाइनलाइज करने में? तो मुज़म्मिल, आपसे शुरू करें।
क्या वजह हो गई इस दफ़ा, क्या मुश्किल पड़ गई सियासी जमातों को? यहाँ अक्सर इलेक्शनों में ऐसा ही होता है। मेरे नहीं ख्याल में कोई मुश्किलात हैं, सिर्फ सियासी जमातें जो हैं वो टाइमिंग का खेल खेल रही हैं। वो हमेशा ही कागज़ा टिकट देने एक दिन पहले टिकटें अनाउंस की जाती हैं, ताकि जो अगर आपके पास ज़्यादा कैंडिडेट्स हों तो दूसरे कैंडिडेट्स के पास को अल्टरनेट चॉइस लेने का मौका ना रह जाए। अगर आप 6 दिन पहले 7 दिन पहले टिकटें दे देंगे, फिर जिसको नहीं मिलेगी वो दूसरी किसी सियासी जमात से जाकर टिकट मांगना शुरू कर देगा, अपना अल्टरनेट प्लान बना लेगा कि मैं तो, इसलिए ये रखा जाता है कि एक दिन पहले अनाउंस किया जाए जहां से आपके स्ट्रॉन्ग होल्ड हैं, ताकि लोगों को अल्टरनेट चॉइस ना मिले और वो आपकी जमात के साथ ही खड़े रह जाएं, उनके पास किसी और जमात में जाने का मौका ना मिले। ये एक बड़ा स्टैंडर्ड प्रोसीजर है जो किया जाता है। वहां पर आप टिकटें अनाउंस कर देते हैं जहां पर आपका कोई कंपटीशन नहीं होता, जहां पर आपके टिकटें बहुत क्लियर होती हैं, जैसे बलूचिस्तान में नून ने कर दी, सिंध कराची में कर दी, पीपल्स पार्टी ने सिंध में कर दी। लेकिन जहां पे हार्डली कंटेस्टेड एरियाज हो और जहां आपके पास एक एक हल्के में ज्यादा उम्मीदवार हो, वहां सियासी जमातें कोशिश करती हैं कि आखिरी दिन तक टिकटों को होल्ड किया जाए ताकि जो मुतबादल उम्मीदवार हैं वो उनकी जमात से बाहर ना जा सकें। तो ये उस स्ट्रैटेजी का हिस्सा है। 99% टिकटें तक फाइनल हो चुकी हैं। हम इन लोग कैंपेन करते भी नजर आ रहे हैं जमातों के मुख्तलिफ के। तो इसमें मुझे नहीं लगता ये ज्यादा मीडिया के 5-7 हल्कों के हवाले से, मसलन कोई तलाल चौधरी का टिकट का इशू है या जेलम में फर्क का इशू है या पिंडी में हनीफ अब्बासी और नासिर भट्ट के टिकट का इशू है या 8-10 टिकटें हैं। इसी तरह पीटीआई में भी 8-10 टिकटें हैं जिनके बारे में हम बात कर सकते हैं। तो ओवरऑल 272 में से अगर 8-10 टिकटों में हर सियासी जमात में कोई बहस है तो ये कोई बड़ी बहस तो नहीं है कि अगर आपके पास 8-10 हल्के ऐसे हैं जहां पे आपको कुछ फैसला करना है। बाकी तो मुझे कोई तनाज़े वाली बात नजर नहीं आती, सिर्फ टाइमिंग का खेल है। और मुझे लगता है कि 1 या 2 दिन पहले लिस्टें जारी कर दी जाएंगी। पार्टीज ने, लीडरशिप ने अपने तौर पर फैसला कर लिया है, सिर्फ होल्ड किया हुआ है। हाँ बिल्कुल अंबर, तो मुज़म्मिल को बिल्कुल इसके अंदर तनाज़े वाली कोई चीज़ नज़र नहीं आ रही है और हम खामखा जो है ना वो अपना टाइम पूरा करने के लिए इस तरह की बातें कर रहे हैं। लेकिन इसी बहाने मैं एक और मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर साहब का पिछले दिनों एक बयान था, उन्होंने कहा कि जी सियासी जमातें इक़्तिदार के पीछे पड़ी हुई हैं जबकि वोटर नज़रियाती हो चुका हुआ है। तो मैं इसी तनाज़र के अंदर ये जो टिकटों वाला मामला है इसमें मैं उनके उस बयान को डिस्कस करना चाहता हूँ कि किस हद तक आपको इसमें सदाकत नज़र आती है और क्या ये एक मुमकिन वजह हो सकती है, ये जो छोटी मोटी हेसिटेशन अभी भी अपने कैंडिडेट्स फाइनल होने में आपको नज़र आ रही है? ये जो हेजिटेशन आपको नज़र आ रही है इसलिए क्योंकि बहुत हद तक हम कह सकते हैं कि ये बहुत दिलचस्प मुकाबला है पाकिस्तान के, बड़ा इंटरेस्टिंग इलेक्शन है। कुछ चीज़ें मुख्तलिफ हैं। किस तरीके से मुख्तलिफ? अगर हम देख रहे थे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक थर्ड पार्टी के तौर पर इमर्ज की थी, चाहे मैन्युफैक्चर्ड हो या नहीं हो वो अलग बहस है, लेकिन वो मुकाबले में थी 2013 और 2018 में। और जो ये रिवायती सियासी जमातें हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ जिसको मुश्किल का सामना था रियासती जबर का, उनका भी लेवल प्लेइंग फील्ड उनको मुयस्सर नहीं थी 2018 में। उनके लिए अब जो एक किस्मत का खेल है और जो उन्होंने पिछले गुज़िश्ता 5 साल गुजारे हैं, अब मामलात उलट हैं। बहुत सारे ऐसे लीडर्स हैं जो ज़ाहिर है जिन्होंने बड़ा मुश्किल वक्त में साथ भी दिया, दिफा भी किया, तो उनको कहीं ना कहीं ज़ाहिर है अकोमोडेट करना है। चॉइस मेरे ख्याल में कि ये चॉइस का इशू है और ये जो सूरत हाल बदल गई है और बड़ा गैर मामूली एक तरह से इंतखाब है उसकी वजह से। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जिसके पास जिसको साथ मिला था इस्टेब्लिशमेंट के कुछ लोगों की तरफ से गुज़िश्ता इंतखाबात में, अब वो साथ नहीं है। उनके कुछ लीडर्स हैं जो मफरूर हैं, उनके अब में ज़ाहिर है उनके एक्सेप्ट हो गए नॉमिनेशन पेपर्स, लेकिन फिर भी मफरूर हैं, कुछ जेल में हैं, कुछ वो। तो वो जो एक कोर्स उनका डेवलपमेंट का कोर्स था वो उनका हो गया है, इंटरप्ट हो गया है। उनको लॉयर्स पे निसार करना पड़ा है और ऐसे लोगों के पर निसार करना पड़ रहा है जो शायद पहले नहीं कर पाए। और जाहिर है क्योंकि उनका जो लीडर है वो इस वक्त एक्टिवली मैनेज नहीं कर रहा, तो उसकी वजह से लड़ाइयाँ भी ज़्यादा आपको नज़र आती है। तो ये एक वजह है। नए फेसेस, चॉइसेस वो चेंज हो गया है। दूसरी तरफ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़
अकोमोडेट करनी है। उन्होंने अपने कुछ लोगों को जिन्होंने बहुत दिफा किया मुश्किल वक्त में, और साथ साथ जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से जिन्होंने इनहराफ किया था गुज़िश्ता 1 साल में, उसको उनको अकोमोडेट करना है। उन्होंने ब्रॉड बेस कोalition बनाने की कोशिश की, जहां कुछ कामयाबी हुई, नहीं हुई, MQM के साथ नहीं कामयाबी हो रही, कुछ सेटलमेंट हुई काफ लीग के साथ, वहाँ आधी पौनी JUIFA के साथ, तो ये वहाँ भी अकोमोडेशन, और फिर उन पर दबाव भी है। हम इस पे बात कम करते हैं, लेकिन पाकिस्तान मुस्लिम नवाज पे भी, अगर IPP हम इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी की बात करें, वहाँ भी उन पे थोड़ा बहुत दबाव है कि उनको भी अकोमोडेट करें। अब किस किस को अकोमोडेट करना है, कैसे करना है, मैं समझती हूँ कि पाकिस्तान मुस्लिम नवाज के पास चॉइसेस ज़्यादा हैं, क्योंकि उनके साथ उनके हालात बेहतर हो गए। राइट, और मुजम्मिल वेरी क्विकली इन चॉइसेस के अंदर अगर आप PTI की बात करें तो एक चॉइस का और इजाफा हो जाता है, वो हैं वकला, क्योंकि कहा जा रहा था कि वो बड़ी तादाद में इस दफ़ा वकला को टिकट देंगे, जबकि इंसाफ लॉयर्स फोरम के सदर की तरफ से अब हमें ये शिकायत नज़र आ रही है कि वो कहते हैं कि 3 दिन से बैरिस्टर गौहर अली खान तो उनका फ़ोन भी नहीं उठा रहे, और वो देखेंगे कि अगर उनकी बात ना मानी गई, जिसकी उनको यकीन दहानी कराएगी कि तुम्हें न मानी जाएगी, तो फिर उनका लाया अमल क्या होगा। तो तरीके इंसाफ के पास आपका ख्याल है और भी ज़्यादा चॉइसेस हैं मुस्लिम लीग नवाज और दीगर जमातों के मुकाबले में? देखिए, उनके जो वकला उनकी चॉइस की, अगर उनकी जमात के जो इलेक्शन लड़ने वाले लोग हैं उनके कागजात मंजूर ना होते, क्योंकि उनको ये एक ख्याल था कि जो लोग उनके मफरूर हैं, जो इश्तिहारी हैं, जो भागे हुए हैं, उनके कागजात कबूल नहीं होंगे, तो वो उनकी जगह अल्टरनेट में वकला को देने की बात कर रहे थे। जब हमाद अजहर के, गंडापुर के और शाह महमूद के, परवेज सबके कागजात मंजूर हो जाएंगे तो उनके हलकों में वकला को क्यों टिकट दिया जाएगा? जब मियां असलम इकबाल के लंदन से कागजात मंजूर हो जाएंगे तो वहां किसी वकील को टिकट देने की क्या जरूरत है? जब आपका अपने बंदे के कागज मंजूर हो गए, जिसके बारे में आपकी खुद ये राय थी कि वो मंजूर नहीं होंगे और आप वहां वकील ढूंढ रहे थे, लेकिन जब आपकी अपनी जमात के लोगों के कागजात मंजूर हो गए हैं तो ये वकील तो अब बेचारे ऑब्सोलीट हो गए ना, इनकी जरूरत खत्म हो गई। ये तो स्टॉप गैप अरेंजमेंट्स थे, ये तो प्लान B था, ये तो अब इनकी जरूरत नहीं रही है, क्योंकि पार्टी के मेन लोगों के कागजात जो नहीं कबूल हो सकते थे वो कबूल हो गए हैं, और उस कबूल होने के बाद अब इनकी जरूरत नहीं रही इन वकला की। क्यों फोन उठाए बैरिस्टर गौहर खान? मुझे फोन उठाने की कोई जरूरत महसूस नहीं होती, वो पहले मिस बेल उठा लेते होंगे, क्योंकि पहले जरूरत थी और अब जरूरत नहीं है। सियासत इसी चीज का नाम है। राइट, सो ये अनएक्सपेक्टेड जो उनको रिलीफ मिली है, मेरा ख्याल है उनके लिए गैर मुतवक्को शायद साबित हुई है इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स की तरफ से जो उनको रिलीफ मिली है, जिसकी वजह से अब उनको एक और तनाज़े का सामना करना पड़ा है। दोनों साथियों का शुक्रिया अदा करता हूँ, बरीम शमसी का भी और मुजम्मिल सोहरवर्दी का भी। प्रोग्राम का वक्त ख़त्म होता है, कल दोबारा